नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। हमारी जो सीरीज चल रही है वो मैरिज को लेके चल रही है। हम शादी के लिए वीडियो बना रहे हैं, शादी की जो प्रेडिक्शन है उसके ऊपर। और मैंने अब तक 5 वीडियो बनाए हैं, एक नवमास का और 4 जो है वो मैरिज के प्रेडिक्शन को लेके, जिसमें शुक्र की जो योगदान है और मैरिज के प्रेडिक्शन मैंने करके बताई है। और ये जो है वो प्रेडिक्शन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम मैरिज के जो अलग पहलू हैं, जैसे कि मतलब मांगलिक है, गुण मिलान है, वो सारे वीडियोस पे बात करेंगे। तो अब जो हमारा जो आज का जो वीडियो है इसमें स्पेशल क्या है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल पे कई लोगों की क्यूरी आई है और कई लोगों ने ये कहा है कि सर अब पराशरी ज्योतिष सिस्टम पे यानी हिंदू एस्ट्रोलॉजी पे इसका जो प्रेडिक्शन है वो करके बताएं। मैं केपी का यूज करता हूँ, तो मैं केपी कृष्णमूर्ति पद्धति से सबको बताता हूँ। तो मैं आज जो है वो पराशरी ज्योतिष सिस्टम के अनुसार इसको बताऊंगा। तो इसमें मैं केपी का यूज नहीं करूंगा। और कुछ लोगों ने कहा कि कृष्णमूर्ति पद्धति जो है इतनी अच्छी है, तो फिर पराशरी ज्योतिष सिस्टम ही ज्यादा क्यों चला, पराशरी ज्योतिष सिस्टम ही इतना क्यों है प्रचलन में। तो उसका कारण ये है कि पराशरी ज्योतिष सिस्टम भी बहुत अच्छा है और केपी भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम है हमारी जो टेक्निक की, हम जो चीज है उसको सही से पकड़ नहीं पाते हैं। हमने हमने कुछ सीखने में गलतियां की है, किसी ने हमें सिखाने में गलतियां की है। उसकी वजह से हम सिस्टम को कम आंक लेते हैं। ऐसा नहीं है, सिस्टम जो है वो एक्यूरेट है। प्रॉब्लम हमारे लोगों में है और हम लोगों में है कि हम पकड़ नहीं पाते प्रॉब्लम को। तो आज मैं पराशरी ज्योतिष सिस्टम यानी कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ और लाइव जो प्रेजेंटेशन देता हूँ, प्रेडिक्शन करके दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर पे। मैं कोई भी घुमा देने वाली उलझी हुई बातें नहीं करता। जो है वो मेरे सॉफ्टवेयर में जो भाव है, जो रिजल्ट है वो आपके सामने आते हैं। मैं कोई भी थ्योरी अपने घर से नहीं बना के लाता हूँ। जो चीज़ें किताबों में लिखी है वो ही बात करता हूँ। तो मेरा जो ये चैनल है वो ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के ऊपर। ये जो जन्म कुंडली है ये है 30 सितंबर 1988 17:0 औरंगाबाद महाराष्ट्र। इनकी जो क्यूरी है वो है कि इनकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या मतलब रुकावट आ रही है, और कौन सा ग्रह जो इनके लिए फायदेमंद है जिससे कि उनकी शादी हो जाए, और क्या क्या ब्रह्म इन्होंने पाले हैं। पहला जो है हम बात करते हैं इनकी उम्र कितनी हुई है। तो 88 का जो बर्थडे है, तो इनकी इनके हिसाब से अभी जो इनकी उम्र है वो हो गई है कि लगभग यानी 29 साल के लगभग स्टार्ट हो गई है। 29 साल के लगभग इनकी एज है, तो काफी एज हो गई है, शादी हो जानी चाहिए। ये एज एकदम एक्यूरेट है, एक्यूरेट से ज्यादा ही है। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने वहम कौन से पाल रखे हैं, यानी कि इनको इन्होंने काफी जगह ट्राई किया है। तो इनको क्या क्या बताया गया। तो पहला तो ये है कि शुक्र के साथ केतु की जो दृष्टि है, सॉरी केतु की जो युति है और राहु की जो दृष्टि है, यानी ये सेकंड मैरिज को दर्शाती है। मतलब आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स को दर्शाती है। याद रखने का काफी ज्योतिषाचार्य है, जो शुक्र और केतु की जो युति होती है 11वें भाव में बनती है, 12वें भाव में बनती है या 7वें भाव में बनती है, तो सेकंड मैरिज को दर्शाती है। बहुत आपको देखने में मिलेगा, काफी जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उनकी जो वीडियोस है, क्योंकि वो ऐसी चीजों को लोगों के बीच में ज्यादा लाते हैं जिससे कि उन सीधे साधे भोले भाले लोगों को हिप्नोटाइज कर सके। तो हमेशा याद रखिए, वहमों की चीज बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजरों की वेबसाइटों पे ही मिलेंगे आपको। ये एक पूर्ण फैक्ट बात है। हमेशा याद रखिएगा, वो कभी भी गज केसरी बुध आदित्य की बातें नहीं करेंगे। वो हमेशा मांगलिक, शनि की दशा, गोचर, राशिफल और नीच के, और ये जो लव मैरिज में धोखा खाते हैं उन लोगों के, ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि लोगों को हिप्नोटाइज करना उनका मेन कर्तव्य होता है। तो हम उन बातों पे नहीं जाते हैं, हम हमारी प्रेडिक्शन पे ही रहते हैं। तो अब हमें देखना है इस कुंडली में लग्नेश
सबसे पहले किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए लग्नेश। तो ये जो लग्नेश है वो कौन है, यानी कि 11 नंबर कुंभ राशि है। कुंभ राशि का जो मालिक है वो है शनिदेव। तो इस कुंडली के लग्नेश शनिदेव हुए। लग्नेश हमेशा अच्छा और शुभ होता है और वो अच्छी जगह प्लेसमेंट होने से ही फायदा होता है। तो लग्नेश जो है वो लाभेश हो गए, यानी कि लग्न जो है लग्नेश के जो स्वामी है वो लाभेश हो गए। तो ये अति उत्तम हो गया और अपनी ही तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो डबल फायदा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये जो लग्नेश है बहुत अच्छे हैं और हमेशा योग कारक रहेंगे। इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह जो है वो स्वयं शनिदेव है, क्योंकि शनिदेव की ही राशि है और शनिदेव जो है लाभ भाव में बैठे हैं। दूसरे योग कारक ग्रह कौन है? दूसरे योग कारक ग्रह है वो है इस कुंडली के गुरु महाराज, जिनकी एक राशि आ रही है आपके लाभ स्थान में और एक राशि धन स्थान में। तो धनेश भी है और लाभेश भी है और विराजमान भी चौथे हाउस में है, बड़े अच्छी जगह विराजमान है। तो कुल मिला के गुरु भी अच्छे साबित हैं इनके लिए। फिर अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता तीसरे घर में विराजमान है और 10वें घर में विराजमान है, यानी दो अच्छे घरों के मालिक हैं। तो इस कुंडली में योग कारक भी है और सम भी है। सम का मतलब है कि अच्छे, अगर प्लेसमेंट में भी निर्धारित करता है कि अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो अभी धन भाव में है वो, तो अच्छा रिजल्ट ही देंगे। अब बात करते हैं तीसरे योग कारक ग्रह की। तो शुक्र देवता इनके योग कारक ग्रह, क्योंकि शुक्र देवता की दोनों राशियां जो है वो एक केंद्र में है और एक त्रिकोण में है। तो शुक्र भी इनके योग कारक ग्रह हैं। तो काफी ग्रह जो है वो बहुत अच्छे हैं और बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। और राहु जो है वो लग्न में बैठे हैं और केतु जो है वो 7वें घर में बैठे हैं। तो अब मैरिज की प्रेडिक्शन है, तो मैरिज की बात करते हैं। तो मैरिज के लिए हमको दो प्लेनेट देखने की जरूरत है, यानी दो चीजें देखने की जरूरत है। पहले तो कि नेचुरल बेनिफिक ग्रह कौन सा है। नेचुरल बेनिफिक ग्रह मैरिज के लिए शुक्र देवता है और किस्मतवश इनके शुक्र देवता ही बैठे हैं जो मैरिज के योग कारक ग्रह हैं और इनकी कुंडली के भी योग कारक ग्रह हैं। तो शुक्र देवता यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, योग कारक ग्रह होने की वजह से शुक्र देवता यहाँ पे बहुत अच्छे हो गए। ये हुई एक बात। अब इनको देखना है कि शुक्र को जो जिस राशि में बैठे हैं, यानी कि 7वां घर जो आ रहा है हमारे सामने, ये किस देवता का है, यानी कि इसमें अधिपत्य किसका है। तो ये 5 नंबर सिंह राशि है। सिंह राशि की जो मालिक है वो सूर्य देवता है। सूर्य देवता यहाँ पे 8वें घर में बैठे हैं, अष्टमेश है, साथ में नीचारोही भी हो गए, यानी कि नीच हो रहे थे, सातवें मतलब तुला राशि में जा रहे थे और यहाँ पे छठे मतलब कन्या राशि में रह गए तो नीचारोही हो गए। नीचारोही की थ्योरी है वो अलग है। तो आज आ गई बात दिमाग में, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो नीचारोही भी हो गए। अब नवमास कुंडली भी हम देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली में शुक्र देवता जो है वो शादी के लिए अच्छे हैं और शादी में कोई विघ्न नहीं दे रहे हैं और शादी करवा देंगे, क्योंकि राहु देवता जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं शादी के लिए। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राहु जो है एक तो कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि जो है वो शनि देव की है और शनि देवता जो है वो राहु के गुरु हैं, यानी कि शनि भक्त राहु। तो राहु देवता है वो शनि के गुरु, सॉरी, राहु जो है वो शनि के भक्त हैं। तो उस वजह से राहु जो है वो अच्छे हैं यहाँ पे। दूसरा है राहु किस नक्षत्र में है। राहु पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, वो गुरु महाराज का है। तो गुरु भी यहाँ पे योग कारक है, इसलिए राहु जो है नक्षत्र वाइज और राशि वाइज अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। फिर जो लग्नेश है वो अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहा है, तो राहु अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। और राहु जो है अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र देवता को दे रहा है। राहु की जो दृष्टि है वो शुक्र पे 7वीं दृष्टि आ रही है और राहु जो है वो योग कारक बन गए हैं, क्योंकि राहु पे शनि की दृष्टि है। राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो गुरु महाराज का है, वो योग कारक है। और राहु जिस राशि में है वो लग्नेश की राशि है। तो राहु जो है वो योग कारक हो गए, क्योंकि राहु के लिए कहा गया है जिस घर में बैठता है, जिस नक्षत्र में बैठता है और जिस राशि में बैठता है उसके भावों को ले लेता है, जिसके साथ युति बनाते हैं उनके भावों को ले लेते हैं, उनके
रिजल्ट को अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। तो राहु यहाँ पे योग कारक हो गए, और योग कारक हो गए, इन्होंने 7वीं दृष्टि से शुक्र पे दृष्टि डाली, तो ये जो है वो शादी के लिए अच्छे हो गए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो शुक्र राहु की महादशा में शुक्र का जब अंतर आएगा तब इनकी शादी हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो वो वजह कोई और हो सकती है। और क्या हो सकती है कि इनको ये काम काज में होंगे या कोई किसी वजह से व्यस्त हो सकते हैं, तो उनकी शादी नहीं हुई होगी। अब हम देखते हैं दूसरा ग्रह जो शादी को सिग्निफाई कर रहा है और ये अच्छी तरह। तो दूसरा ग्रह कौन सा हो गया, यानी कि ये जो राशि आ रही है 5 नंबर सिंह राशि, वो ग्रह। तो 5 नंबर सिंह राशि का मालिक सूर्य देवता जो है अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव बहुत बुरा है। ज्योतिषाचार्य देखते ही इसमें ये कह देंगे कि सूर्य जो है वो इस कुंडली का सबसे वर्स्ट प्लेनेट है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये देखना है कि हर कुंडली में एक ग्रह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा जो है वो है लग्नेश शनि। उसके बाद सबसे अच्छा ग्रह कौन सा हुआ? तो सबसे अच्छा जो ग्रह है वो आप गुरु को भी मान सकते हैं और सूर्य को भी मान सकते हैं। सूर्य को कैसे मानेंगे कि मान लीजिए ये जो जन्म कुंडली है इसमें हम अच्छे प्लेनेट को काउंट करते हैं। सबसे अच्छा प्लेनेट जो है वो शनि देव है। उसके बाद दूसरा है गुरु, तीसरा है इसका मंगल देवता, और शुक्र भी अच्छे हैं, और बुध भी कुल मिला के ठीक है। तो अब देखिए मंगल, शनि और गुरु, इनकी दृष्टियां देखते हैं। मंगल की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि है वो सूर्य पे आ रही है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो सूर्य पे आ रही है। तो मंगल इस कुंडली में अच्छे हैं, तो अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य की जो नेगेटिविटी है उसको कम करेंगे और उसमें शुभता लाएंगे। अब वैसे ही गुरु महाराज है। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि है, सॉरी गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि है, वो भी सूर्य पे आ रही है। तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि आने से सूर्य महाराज जो है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गए, और इनकी जो नेगेटिविटी है अष्टम भाव की वो कम हो गई। फिर हम देखते हैं योग कारक ग्रह शनि। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही है सूर्य पे, और उसकी वजह से सूर्य जो है वो बहुत ही योग कारक हो गए, और इनकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो गई। क्योंकि शनि महाराज जो है वो अष्टम भाव के कारक ग्रह हैं, यानी कि शनि देवता 8वें घर में योग कारक ग्रह हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि शनि को सूर्य देवता के पास मंगल, शनि और गुरु, 3 देवताओं की जो पावर है वो है, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। तो अब आप सूर्य देवता का रूबी पहन सकते हैं, जिसकी वजह से इनको अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे भी फायदा होगा। अगर इनको कोई ये आपके जॉब संबंधी और कामकाज संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इनको फायदा होगा। तो सबसे जो अच्छे प्लेनेट है वो शनि, मंगल, गुरु के बाद सूर्य आते हैं। सूर्य जो है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि, मंगल और गुरु की दृष्टियां हैं, और इन दृष्टियों से वो जो है एक योग कारक प्लेनेट की तरह रिजल्ट देंगे। तो ये अष्टमेश होके भी एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो मेरा ये जो आज का वीडियो है ये कुछ थोड़ा सा अजीब हो गया, क्योंकि ये मैंने हिंदू ज्योतिष पे बनाया है। हिंदू ज्योतिष को मैं बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से केपी कृष्णमूर्ति की मतलब प्रेडिक्शन करता हूँ। ज्यादा हैंडी जो हूँ मैं उसी में हूँ। तो ये मेरा उनके कहने के लिए बनाया गया वीडियो था। कुछ कमी हो सकती है, लेकिन समझने की और समझाने की बात यही है कि सूक्ष्मता आप देखें, आपको मिल जाएगी। नवमास कुंडली का मैं उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और उस वजह से तो आपको हमेशा इसमें यही देखना है कि प्लेनेट चाहे कहाँ भी बैठा हो, उसको जो प्लेनेट देखते हैं अगर वो 3 प्लेनेट से ज़्यादा है, मेजोरिटी है वो 3 प्लेनेट की होती है। अगर कोई भी 3 प्लेनेट, मेजोरिटी वाले 3 प्लेनेट किसी प्लेनेट को देखते हैं
और वो चाहे अष्टम में हो, चाहे शेष हो, चाहे आपके 12वें भाव में हो, अगर उसको देख के योग कारक बना देते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। आप उसको फंक्शनल बेनिफिक भी कह सकते हो, आप उसको फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट भी कह सकते हो, जिस जो था तो मेलेफिक, लेकिन उसके ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां होने के कारण वो फंक्शनल बेनिफिक हो गया और वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया। तो आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा, आप जरूर बताएं। कुछ गलतियां रही हो तो हमें माफ करें और सुझाव जरूर दें, मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरिज का जो ये वीडियो था उसमें सूर्य देवता अच्छे साबित हुए, और धन्यवाद दोस्तों।